उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आरुषि राजनीति विज्ञान विभाग से और मेरे साथ हैं मेरे साथी लोक प्रशासन विभाग से शुभांकर शुक्ल। आज हम अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिस पर प्रायः कम ही बात होती है। आज हम बात करेंगे उनकी जीवन यात्रा की, जिसमें अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला से निकलकर कैसे वह सामाजिक न्याय के प्रणेता एवं इक्खर राजनीतिज्ञ के रूप में उभरते हैं। 1930 के दशक अंबेडकर के वैचारिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का शिखर था। इस दशक में उन्होंने शोषित वर्ग की अस्मिता को न सिर्फ स्वर दिया बल्कि उसे एक संगठित आंदोलन का भी रूप दिया, जहां एक और गांधी और कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहीं अंबेडकर ने सुनिश्चित किया कि यह स्वतंत्रता सभी के लिए समान हो, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सदियों से आवाज दबा दी गई थी। यह वह दौर था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ एक कानूनी विशेषज्ञ और शिक्षाविद के रूप में बल्कि एक क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक के रूप में उभरकर हम सभी के सामने आए। इस दशक में उनकी सक्रियता कई आयामों में देखने को मिलती है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो और संवैधानिक स्तर हो। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं शुभांकर जी से सवाल करना चाहूंगी। जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया कि हम उनकी जो है विभिन्न पक्षों पर बात करेंगे, उनकी एक अर्थशास्त्री से कैसे उभर कर वो एक सामाजिक न्याय के अग्रदूत बने। तो शुरुआत हम उनके एक अर्थशास्त्री के रूप में अंबेडकर जी ने शुरुआत उनकी कैसे होती है, इस पर हमें आप प्रकाश डालिए। धन्यवाद मैम। पहले तो इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। बेसिकली जो अंबेडकर की सामाजिक न्याय के प्रणेता की छवि थी, ये इस पे तो हम लोग चर्चा करते हैं और ज्यादातर अंबेडकर के अंदर का जो समाज सुधारक था ये काफी प्रबल रूप से सामने आता है। लेकिन अंबेडकर केवल वही नहीं थे। अंबेडकर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, उसमें जब उन्होंने सब्जेक्ट चुना था तो उसमें पॉलिटिकल साइंस था, बट अर्थशास्त्र को उन्होंने मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना था। उनके उस आर्थिक क्षेत्र के योगदानों पे कुछ प्रायः कम चर्चा होती है, तो इस पे हम आज बात कर सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान था, क्या क्या उनके विचार थे, चाहे वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हो या एब्सोल्युटली अगर देखा जाए तो उनका थॉट प्रोसेस क्या था इस चीज को लेकर, रुपए और आदि के चीज फंक्शनिंग पे और रूपी के सिस्टम पे, इन सब चीजों पे। तो उन्होंने 1915 में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और निर्विज्ञान जैसे विषयों में अपनी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जैसा कि मैंने बताया कि अर्थशास्त्र उनका मेजर सब्जेक्ट था और उन्होंने बाद में जो पीएचडी थीसिस प्रस्तुत की, उनकी जो पीएचडी थीसिस थी उसका टाइटल था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। और अंबेडकर जॉन डेवी के प्रभाव में ज्यादा थे और जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से बहुत प्रभावित थे। कानूनी और संवैधानिक क्षेत्र में योगदान तो उनका है ही, और लेकिन जो एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री के रूप में उनका योगदान है, इसी से पता चलता है कि उनकी जो थीसिस का टाइटल, जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन कॉमर्स में उन्होंने एंशिएंट इंडियन कॉमर्स में अपनी थीसिस प्रस्तुत की थी। और जो उनका एक शोध ग्रंथ था एमए में, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, 1917 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये भी देखिए इससे अर्थशास्त्र से जुड़ता हुआ सब्जेक्ट है। उसके बाद उन्होंने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। वो था प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, इसका टाइटल था। और ये दोनों, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1917 का और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन 1923 का, दोनों अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माने जाते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन R.A. सेलिंगमैन के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था और जॉन मैराइट कीन्स, जो कि कीन्स बाद में बहुत प्रचलित हुए 1930 के बाद, जब पूरे विश्व में मंदी आती है तो कीन्स का बोलबाला पूरी दुनिया में होता है। लेकिन उस समय तक, जब अंबेडकर के समय की बात बता रहा हूँ, उस समय पर कीन्स का प्रभाव उतना वैश्विक स्तर पर नहीं हुआ था, लेकिन अंबेडकर के ऊपर उनका प्रभाव पूर्ण रूप से था। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने ये जाना, शुभांकर जी ने हमें बताया कि कैसे अंबेडकर जी ने अर्थशास्त्र विषय से अपने अकादमिक करियर की शुरुआत की। अपने जैसे उन्होंने मास्टर्स में, पीएचडी
में कैसे उन्होंने उस विषय में रिसर्च किया, और इसी के साथ जॉन डिवी के साथ जो उनके संबंध थे, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने अभी जाना। अब हम जानना चाहेंगे जो अंबेडकर जी थे, उनके प्रमुख आर्थिक विचार और उनके सुधार से संबंधित जो जितनी भी नीतियां रही हैं या जो उन्होंने सजेशन उनके रहे हैं, उन पर आप उनके इस संबंध में क्या विचार रहे हैं, इसे थोड़ा आप हमारे जितने भी श्रोता हैं उन्हें वो इसे और अच्छे बेहतर तरीके से वो भी समझ सके और हम भी समझ सकें। जी, जैसा कि मैंने कहा कि 1923 में जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनका जो शोध ग्रंथ था, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, तो बेसिकली ये एक तरह का उनका थॉट प्रोसेस, एक विचार ही था। ये तो शोध ग्रंथ तो है ही, मतलब अगर इसको डिटेल में पढ़ना हो तो वो तो अवेलेबल है। और उसमें बेसिकली उन्होंने जो विचार दिया था कि जो मुद्रा प्रणाली है, मुद्रा प्रणाली को जो आधार बनाया जाए वो स्वर्ण मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पे रखा जाना चाहिए मुद्रा प्रणाली को। ये उनका जो मूल थॉट अगर कहें, अगर उनके उस शोध ग्रंथ के हिसाब से, और बाद में कई बार उन्होंने कई अपने स्पीच में इसकी वकालत भी की थी। हाँ। कि मुद्रा प्रणाली जो होनी चाहिए वो गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पे होनी चाहिए। इवन विश्व में काफी हद तक वो मानक अपनाया भी गया था वैश्विक स्तर पे। और बैंकिंग संस्था की उन्होंने वकालत की थी कि बैंकिंग जो संस्था एक केंद्रीकृत बैंक होना चाहिए, जैसे कि आज हम जो भारतीय रिजर्व बैंक देख रहे हैं, तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की। तो इसकी वैचारिक जो पृष्ठभूमि थी वो अंबेडकर के सुझावों पर आधारित थी। तो ये इनकी मौद्रिक नीति थी। और मौद्रिक नीति से अलग अगर हम देखें कृषि सुधार और भूमि स्वामित्व पे, जैसे लैंड रिफॉर्म बोलते हैं, तो बड़ा एक्सटेंसिव इनका जो पूरा ये रचना शास्त्र देखते हैं, तो मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये, इस पे जैसे मैंने कहा कि प्राय कम बात होती है। उन्होंने, अंबेडकर ने कृषि को भारतीय समाज की रीढ़ माना था। हालांकि इसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट अभी, जिसमें मैं आगे चर्चा करूंगा कि गांव को कैसे देखते थे वो। परंतु वही वाली बात है कि कृषि को समाज की रीढ़ तो मानते थे, लेकिन जाति और भूमिहीनता के चलते, जाति जो व्यवस्था थी जिसके लिए जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, जाति वाली जो व्यवस्था थी और भूमिहीनता के चलते इस व्यवस्था को शोषणकारी व्यवस्था कहते थे। कि उनको लगता था कि लैंड रिफॉर्म उस तरीके से संभव हो या ना हो, क्योंकि जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक वो शोषण का एक तंत्र बन के रह जाएगा। तो उनकी ये अप्रोच थी उस चीज को लेकर। तो इसीलिए बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिर ये सुटेबल सिचुएशन नहीं है, मतलब इक्विटी और इक्विटेबल एक समाज बनाने के लिए। और हालांकि फिर भी उसके बाद उन्होंने कृषि पे कुछ प्रस्ताव दिए, जैसे कि उन्होंने सामूहिक खेती की वकालत की, कलेक्टिव फार्मिंग, और भूमि का राष्ट्रीयकरण करने की बात की, जमींदारी प्रथा की समाप्ति की बात तो खैर इन्होंने की और कई लोगों ने की, और भूमिहीनों को भूमि का वितरण, जो मैंने कहा कि इक्वल चाहते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इन सब मामलों में उनका मानना था कि आर्थिक सुधार सामाजिक सुधार से पहले होना चाहिए। ये बार बार ये लाइन कई बार बोली भी जाती है। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार सामाजिक सुधार से पहले होना चाहिए। यदि गरीब और शोषितों को जमीन या रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी नैतिक उपदेश उन्हें मुक्त नहीं कर सकता, ये अम्बेडकर कहते थे। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिकरण और जो राज्य प्रशासन शैली है, राज्य नेतृत्व का विकास जैसे कैसे होना चाहिए, उस पर भी अपने विचार रखे। तो अम्बेडकर मानते थे कि औद्योगिकरण जो है जाति व्यवस्था को तोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। उनका मानना था कि शहरीकरण, आधुनिक उद्योग और वेतन आधारित श्रम ग्रामीण भारत की जो सामंती जो जातीय संरचना है उसको तोड़ने में मदद करेगा। हालांकि कई मामलों में देखा जाए तो अगर आज के औद्योगिकरण के उस पूरे सेटअप को देखें तो वो कई हद तक सही भी समझ में आता है, क्योंकि एक शहरी सामाजिक जो ताना बाना है, ग्रामीण सामाजिक ताना बाना, तो उसमें आप बहुत भारी अंतर देखेंगे जातीयता वाले सवाल को लेकर। और नेहरू मॉडल के बहुत पहले उन्होंने राज्य समाजवाद और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का समर्थन किया था। अब देखिए, अब एक तरफ अम्बेडकर ने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात कही, दूसरी तरफ वो राज्य समाजवाद का समर्थन भी करते थे। अब यहाँ ये देखना कि किसी भी जो पॉलिसी मेकर है या राजनेता है, जब उसको बड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर बताऊं कि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी भी हमेशा ऐसी चॉइसेस नहीं होती नीति नेताओं के पास और जो जिम्मेदार पोजीशंस पे लोग हैं कि हमेशा सही और गलत चुनना हो। हमेशा देश बनाने में, नीतियां बनाने में, समाज बनाने में चॉइसेस हमेशा सही और सही के बीच में होती हैं। और दोनों जो विकल्प या तीनों विकल्प या चार विकल्प जो भी विकल्प होते हैं इतने इक्वल डिग्री के होते हैं, इतने चारों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वली क्रेडिबल होते हैं कि ये चुनना बड़ा मुश्किल होता है कि चुना कैसे जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने राज्य समाजवाद की बात की, सार्वजनिक क्षेत्र की बात की, दूसरी तरफ औद्योगिकरण की बात की, तो वो कहीं ना कहीं वो जाति वाले सवाल में सोच रहे होंगे, या उसमें उनका जो है ध्यान रहा होगा कि
अगर राज समाजवाद नहीं लाएंगे तो ऑलरेडी जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ा तबका, हाशिए का तबका है, तो उसके साथ जो है भेदभाव की स्थिति ना पैदा हो। और औद्योगिकरण इसलिए चाहते थे कि वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। तो इसको जो है इंग्लिश में एक टर्म है जो कि सही और सही में कैसे चुना जाए, किस सही की तरफ जाया जाए, इसको कहते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं इक्विवेलेंस पैराडॉक्स, एक टर्म है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस अम्बेडकर की सोच में झलकता है। तो ये थे उनके कुछ और कुछ अभी देखिए अम्बेडकर के बारे में एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो जो 1919 का जो एक्ट था वो, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल बहुत बेहतर तरीके से काम कर, बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे एक जो है कॉमन काउंसिल, उसका एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल दो काउंसिल बनाई गई, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादातर ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन उसमें भी अंबेडकर मेंबर थे। अब ये समझना पड़ेगा, उस समय उनके पास लेबर डिपार्टमेंट दिया गया था और जल संसाधन वगैरह दिया गया था। तो अंबेडकर का प्रभाव वहां था। बाद में फिर ब्रिटिशर्स का थोड़ा जितना प्रभाव कम हुआ तो फिर भारतीय जाने लगे। तो उसमें भी वायसराय कार्य परिषद में जब जल और श्रम मंत्री रहे वो, और ये 1942-1946 के बीच में बनाया गया था। और उस दौरान भी अब देखिए जल संसाधन प्रबंधन में अम्बेडकर का काम देखिए, दामोदर घाटी परियोजना, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन की आधारशिला जब रखी गई, इवन बिजली अधिनियम, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब आया, तो भारत ऊर्जा का जो आधुनिकरण हो रहा था, तो इन सब चीजों में, दामोदर घाटी परियोजना में, केंद्रीय जल आयोग में, बिजली अधिनियम में, इन सब में अम्बेडकर का इतना ज्यादा जो इनके सुझाव थे, उनकी जो आधारशिला रखी गई थी, इनके जो है कार्यों की वजह से था ये सब। तो जैसे कि अभी शुभांकर जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से हमें उनका आर्थिक जो विचार रहे हैं अम्बेडकर जी के, उन पर बताया। अम्बेडकर जी की जो आर्थिक सोच है वो सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित थी। उनका मानना था कि केवल स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है जब तक कि आर्थिक समानता ना हो। जैसे कि अभी शुभांकर जी ने भी अभी डिस्कस किया ही था कि इसे मैं दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि आर्थिक सुधार सामाजिक सुधार से पहले होना चाहिए। यदि गरीब और शोषितों को जमीन या रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी नैतिक उपदेश उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। ये बात वो कहते थे और बहुत मतलब उसी पर वो अपनी अडिग थे, इस विचार के साथ ही वो अडिग रहे। जैसे कि अभी हमने इनका अम्बेडकर जी का आर्थिक पक्ष जाना, और इसी के साथ अब हम उनका जो राजनीतिक पक्ष उनका रहा है, एक राजनेता के रूप में औपचारिक रूप से राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठानों में उनके आने का जो इतिहास है, कैसे उनकी एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में और किस तरीके से उन्होंने इसकी शुरुआत की, इसके बाद इस संबंध में आप सर थोड़ा बताइए। हाँ, वैसे तो बेसिकली वो एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे तो वो 1920 से ही एक्टिव हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मूक नायक 1920 में वो जो निकाला था अपना समाचार पत्र वो एक्टिव तो शुरू से थे। 1917 में जब इंडिया आए थे वहां से एक्चुअली एक्टिव उनकी एक्टिविटीज जो है बहुत एग्रेसिवली उन्होंने वो मतलब स्टार्ट कर दी थी। बेसिकली उनकी जो फॉर्मल एंट्री होती है वही 1930 के दशक में, 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया लाहौर के रावी नदी के तट पे। और उस 1930 के बाद जो है बेसिकली कह सकता हूँ कि फॉर्मली वो पॉलिटिकली जो है, तो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग क्या होती है, मोबिलाइजेशन क्या होता है, अंबेडकर इस तरीके से सोचना शुरू की, इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज होनी शुरू हुई, जिसको पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटीग्रल माना जाता है। हाँ। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इनका इतिहास है। फॉर्मल अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, तो उसमें परोक्ष रूप से मतलब संविधान जो सभा है उसमें जो है परोक्ष रूप से चुना जाता था कि वो हर स्टेट प्रांत बनाए गए थे, तो उन प्रांतों से कुछ मेंबर आते थे जो कि संविधान सभा में बैठते, प्रांतीय विधानसभाओं से जो चुन के आते हो। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव होते थे वो जो है प्रांतीय विधानसभा में चुने जाते थे, फिर वो इलेक्शन होता था, तो उसमें जो है परोक्ष रूप से जो है जो मेंबर चुने जाते थे वो संविधान सभा में आते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1946 में जब ये भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए, जैसा कि मैंने बताया कि ये चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से परोक्ष रूप से होते थे। तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को नामित किया और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने उनको वोट दिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उस समय तक एक विश्व प्रसिद्ध विद्वान, विधिवेत्ता, दलित वर्गों की सबसे सशक्त आवाज बन चुके थे,
वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ने गए और यह क्षेत्र दलित आबादी की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी था और ऊपर से अम्बेडकर जी की जो गतिविधियां थी वो महाराष्ट्र में काफी सक्रिय रहे। तो उन्हें जो है उनकी स्वयं की राजनीतिक पार्टी जिसको उन्होंने बनाया था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन SCF बोलते थे उसको, उसी के समर्थन से वो चुनाव उठते हैं। अब समस्या ये थी कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई क्या मतलब पूरे भारत में ही प्रमुख राजनीतिक ताकत थी और उस समय नेहरू, पटेल, गांधी इन सबका दबदबा और इनका जो व्यक्तित्व था वो था भी उस तरह का। प्रांतीय विधानसभाओं में उनके पास पर्याप्त संख्या थी कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने अम्बेडकर की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया और समर्थन न करने के पीछे वैचारिक मतभेद थे और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इसी वजह से वैचारिक मतभेद की वजह से पनपी हो। तो अम्बेडकर ने कांग्रेस के सभी भारतीयों खासकर दलितों का प्रभावित करने के दावों की चुनौती दी कांग्रेस को कि भाई कांग्रेस ही कैसे ये मानती है कि सभी भारतीयों को या सभी वर्गों को भारतीयों को वो रिप्रेजेंट करती है। तो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की उनकी लड़ाई वो पूना पैक्ट से चल ही रही थी गांधी जी के समय 1932 पे। तो ये 1946 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1932 में वो गांधी जी और अम्बेडकर का जो हुआ था पूरा बहस हुई थी पूना पैक्ट को लेकर। तो उसको उनकी लड़ाई अलग चल रही थी कि अलग से निर्वाचन वाला मामला होना चाहिए था, हालांकि वो नहीं हो पाया। फिर भी विश्वास की कमी तो बनी ही थी उसमें। दरअसल अनुसूचित जातियों में जो समर्थन था, जो अम्बेडकर को लगता था कि मैं यहाँ से उठ रहा हूँ तो मुझे व्यापक रूप से समर्थन मिलेगा, उसमें भी विभाजन हो गया था। क्योंकि गांधी का जो प्रचार प्रसार था और भीतर से सुधारों के, गांधी कहते थे कि भीतर से सुधार होगा तब अच्छा समाज बनेगा। गांधी की फिलोसफिकल अप्रोच थी और अम्बेडकर कहते थे प्रैग्मेटिक तरीके से ये विचार सही नहीं अम्बेडकर का है। वो उस चीज को थोड़ा डिनाई करते थे। और लोग बताते हैं कि जॉन डेवी का जो डेमोक्रेसी को लेकर थॉट था प्रैग्मेटिज्म के ज्यादा करीब था। तो अम्बेडकर उस प्रैग्मेटिज्म को भी पश्चिम से लेके आए थे कि प्रैग्मेटिक होनी चाहिए अप्रोच, मतलब फिलोसफिकल तो ठीक है एक आइडिया के रूप में, पर प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। लेकिन अंततः क्या होता है कि फिर वो बॉम्बे विधानसभा से अम्बेडकर चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो एक तरह से अक्रॉस द पार्टी जितने भी प्रबुद्ध लोग होते हैं उनके बीच एक जो है एक शौक लगता है कि मतलब ठीक है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी ठीक है, विचारों की वैचारिक वो भी है, लड़ाई भी है, वैचारिक मतभेद भी हैं। तो लेकिन अम्बेडकर जैसा व्यक्ति जो है इनका आना बहुत जरूरी है और अक्रॉस द पार्टी ये कंसेंसस बनती है कि भाई उनको बुलाया जाना चाहिए जैसे भी बनाया जाए। तो होता क्या है कि उस समय बॉम्बे की जो विधानसभा होती है तो उसमें एक MR जयकर करके कांग्रेस के ही बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही बड़े लीडर होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया इधर मेन हाईकमान को, कांग्रेस में नेहरू जी और पटेल जी को, कि भाई ऐसा है कि अम्बेडकर को इस प्रक्रिया से बाहर रखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। और उनके विचार को माना भी। सब लोग वेट ही कर रहे थे कि बस सब प्रस्ताव कहीं से आए। तो फिर नेहरू जी पटेल जी ने अनौपचारिक रूप से समर्थन दिया कि ठीक है अगर इस तरीके से न हो रहा तो किसी और तरीके से आप ड्यू प्रोसेस जो भी है उसको करके लाइए। अब फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आती है, उस समय बंगाल, पूर्वी बंगाल अब जो कि बांग्लादेश बन चुका है, तो पूर्वी बंगाल से मुस्लिम लीग ने उनको एक सीट उपलब्ध कराई और एक सुरक्षित सीट दी। मुझे लगता है किसी वजह से खाली हो गई थी वो। और इससे देखिए कि मतलब नेहरू जी, पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सबके परोक्ष समर्थन के बाद से फिर मुस्लिम लीग का सीट देना, अम्बेडकर का इस तरीके से इतना, जिस तरह कहते हैं दुर्धर्ष विरोधी थे वो, मतलब गांधी और कांग्रेस के विचारों के। लेकिन ये दिखाता है इस तरह से हमारी ये राजनीतिक संस्कारों की भी बात है कि कैसे जब सभी को लगता है कि नहीं, एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, इनका जो ज्ञान है एक शिक्षाविद के रूप में, चाहे एक विद्वता के रूप में, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में काम आएगा। तो वहां पर पार्टी लाइन लोग छोड़ देते हैं, उसे साइड किया। हाँ, तो ये एक सबक हमारे लिए, मतलब राजनीतिक पार्टियों के लिए कह लें या सभी के लिए कह लें, तो ये हमारे लिए एक लर्निंग है कि हमारे राजनीतिक संस्कार कैसे रहे हैं। तो इस तरह से उनको फिर मुस्लिम लीग की उस पूर्वी बंगाल जो था उस समय, अब तो बांग्लादेश बन गया, उस सीट से आते हैं। फिर इनका पदार्पण होता है कि एक संविधान सभा में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद अध्यक्ष बनाया जाता है, ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनते हैं। फिर ये उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा थी। तो वह जो व्यक्ति जिसे बॉम्बे से खारिज कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल के रास्ते वह व्यक्ति वापस आया, केवल मसौदा समिति का अध्यक्ष बनने के लिए, और अंततः भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार बन गया। जैसा कि नियति में लिखा था, अंबेडकर ने न केवल संविधान सभा में प्रवेश किया, वे इसकी आत्मा बन गए। तो जैसा कि हमारे साथी ने अभी उनके आर्थिक और राजनीतिक पक्ष के बारे में काफ़ी बहुत से ऐसे पहलू बताए हैं जिनके बारे में
ज़्यादातर हम लोग नहीं चर्चा करते हैं, चाहे उनकी संविधान सभा, चाहे अंबेडकर जी की संविधान सभा तक पहुंचने की उनकी यात्रा की बात हो, और चाहे उनके जो विभिन्न अपना जो अर्थशास्त्र विषय में उन्होंने कैसे अपना अकादमिक करियर की शुरुआत की, चाहे इसकी बात हो, जॉन डेवी के साथ उनके जो संबंध रहे हैं उसके संबंध में बात हो, जैसे कि पूना पैक्ट है, ये सभी वो विषय हैं जिन पर हम लोग सामान्य तौर पर चर्चा करते हैं, जो कि गांधी जी और उनके मध्य जो वैचारिक जो मतभेद रहे हैं उन पर लगातार बात होती है। लेकिन ये ऐसे कुछ पहलू रहे हैं जिन पर हम लोगों ने सामान्यतः बात नहीं की। तो आज हम लोगों की तरफ से ये एक कोशिश थी। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।